हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे द सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर जो कि जिनका नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। जन्म हुआ 1564 में, डेथ हुई 1616 में। और कई सारे प्लेज, लगभग 39 प्लेज इन्होंने लिखे। और जो एक 20 इयर्स के पीरियड में इन्होंने लिखे, यानी कि हर साल लगभग 2 प्लेज इन्होंने लिखे। 154 सॉनेट्स इन्होंने लिखे एंड 2 जो है लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स इन्होंने लिखी। और ये जो पोएम आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में, ये एक प्ले का पार्ट है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। और उसमें जेक्स नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक फेथफुल लॉर्ड है, लॉर्ड टू ड्यूक सीनियर। तो उनका ये फेथफुल लॉर्ड है और वो ये बात कह रहा है जब ये सारे लोग यानी कि ड्यूक सीनियर और बाकी कोर्टियर्स वगैरह एक फॉरेस्ट जिसका नाम था आर्डिन फॉरेस्ट, जब ये वहाँ एग्जाइल में होते हैं तो वहाँ पर ऑरलैंडो के द्वारा कही हुई एक बात के कंटिन्यूंस में, ऑरलैंडो जो कि हम कह सकते हैं कि इस प्ले का एक हीरो है और रोज़लिंड का लव मैच है, तो उसके द्वारा कही हुई एक बात के कंटिन्यूंस में जेक ये बात कहता है, जेक्स ये बात कहते हैं। तो और बहुत सुंदर बात यहाँ पर जेक्स के माध्यम से शेक्सपियर ने कहने की कोशिश की है। तो जेक्स जो है, जो शेक्सपियर के कई सारे प्लेज में जिस तरह से होता था, एक स्टॉक फिगर है जो बाकी सारे फॉरेस्ट से आ जाते हैं लेकिन ये वहीं एग्जाइल में रहता है अलोन। तो इस तरह का ये कैरेक्टर है। और यहाँ पर किस तरह से बात कन्वे की गई है, तो लेट्स सी क्या बात कन्वे करने की कोशिश हो रही है। तो जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं, द सेवन एजेस ऑफ मैन, तो ये टाइटल अपने आप में इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि एक इंसान की लाइफ में 7 स्टेजेस यानी कि 7 अवस्थाएं होती हैं और उन 7 अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर शेक्सपियर बात कर रहे हैं। अब वो 7 अवस्थाएं क्या क्या हैं, तो शेक्सपियर का कहना है कि एक पहली अवस्था होती है एक इन्फेंट की, फिर अवस्था होती है स्कूल गोइंग बॉय की, उसके बाद अवस्था आती है एक लवर की, उसके बाद जो स्टेज होती है वो एक सोल्जर की, उसके बाद जो स्टेज आती है वो एक जस्टिस की यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं, उसके बाद अवस्था आती है एक लीन स्लिपर्ड ओल्ड मैन, एक पैंटलून, और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है सेकेंड चाइल्डिशनेस। तो इस तरह से मतलब एक ह्यूमन लाइफ को 7 स्टेजेस में यहाँ पर शेक्सपियर ने डिवाइड किया है और ये बताने की कोशिश की है कि एक तरह से जो ये वर्ल्ड है वो एक स्टेज की तरह है और हम इंसान जो है वो नाटक के कलाकारों की तरह है, जो कैरेक्टर्स होते हैं नाटक में, तो उनकी तरह हम लोग होते हैं। तो किस तरह से उस आइडिया को बड़े ब्यूटीफुल मैनर में यहाँ पर शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है, वही हमें आज देखना है। तो लेट्स बिगिन। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। तो इस पोएम में कुछ फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि सिमिली, मेटाफर, इनका यूज़ किया गया है। तो वो किस तरह से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले जो बात आ रही है यहाँ पर मेटाफर, और मेटाफर का मतलब होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। यानी जब हम 2 चीज़ों में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिना लाइक या एज के, तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो यहाँ पर हम वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर कर रहे हैं, रंगमंच से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम बोलते हैं मेटाफर। तो पोएट का कहना है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, यानी पूरा ये संसार एक रंगमंच की तरह है और हम जो इंसान हैं, मैन एंड वुमेन, हम नाटक के कलाकारों की तरह है। एंड इसके अलावा वो ये कहता है कि दैट दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। तो जिस तरह से नाटक के कलाकार
अपना रोल प्ले करने के लिए आते हैं और रोल प्ले करके वापस चले जाते हैं। क्वाइट नेचुरल सी बात है कि एक प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी एक समय पर स्टेज पर उपस्थित नहीं होंगे। वे जिनका रोल होगा वो स्टेज पर आएगा, अपना रोल प्ले करेगा और वहां से चला जाएगा। तो वो एंट्रेंस से आता है, रोल प्ले करके एग्जिट से चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह हम मनुष्य भी, हम लोग भी, जब हमारा रोल आता है तो हम इस दुनिया में लैंड कर जाते हैं और जब हमारा रोल ओवर हो जाता है तो हम इस दुनिया से टेक ऑफ कर जाते हैं। तो दैट इज द वे हम लोग इस दुनिया में अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। तो हम अलग अलग भूमिकाएं, हम बेटे भी हैं, हम दामाद भी हैं, हम भतीजे भी हैं, हम भांजे भी हैं, हम नेफ्यू भी हैं, नीस भी हैं, हम मदर भी हैं, फादर भी हैं, सिस्टर भी हैं। तो कहने का मतलब एक लाइफ में एक इंसान को कई सारी रोल्स, कई सारी भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं। फैमिली में, प्रोफेशनल लेवल में, सोसाइटी के लेवल पर, तो हम अलग अलग भूमिकाएं अदा करते हैं। तो शेक्सपियर ने इन जनरल 7 स्टेजेस यहाँ पर बताई हैं। तो कहा एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज many parts, his acts being 7 ages। तो एक इंसान जो है अपने लाइफ टाइम में कई भूमिकाएं अदा करता है क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो 7 स्टेजेस में बटी होती है। तो इस तरह से वो कंपेयर करते हमें बता रहे। अब यहाँ पर 1 by 1 वो डिफरेंट स्टेजेस को लेकर के आ रहे हैं। तो एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेस आर्म्स। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है इन्फेंट की, यानी एक शिशु की अवस्था, शैशव अवस्था। अब शिशु की अवस्था म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेस आर्म्स, तो यानी जो इन्फेंट वाली स्टेज होती है, जो शिशु की अवस्था होती है, उसमें हम बिल्कुल कैसे होते हैं, डिपेंडेंट, यानी हर चीज़ के लिए हम दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी नर्स होती है, एक आया होती है देखभाल करने के लिए। रोए तो नर्स, प्यूकिंग का मतलब वोमिट करना, तो उसके लिए नर्स, मतलब हम अपनी हर एक्टिविटी के लिए नर्स पर डिपेंड होते हैं, आया पर डिपेंड होते हैं, या घर में कोई और हो तो संभालने के लिए एक बंदा चाहिए होता है, एक पर्सन चाहिए होता है। तो ये एक अवस्था होती है जो हम टोटली दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये इंसान की लाइफ की फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि निर्भर होता है दूसरों पर। अब इसी तरह से दूसरी जो स्टेज होती है, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। तो दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है स्कूल बॉय की। वाइनिंग मतलब कंप्लेनिंग, यानी कि इंसान जो है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 4-5 साल का होता है, स्कूल जाने लगता है, लेकिन उस एज में हम देखते हैं कि बच्चे की स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती। अब आप सोच के देखिए कि शेक्सपियर ने बातें कब 1564 में वो पैदा हुए और अराउंड उसके से अराउंड 20s में उन्होंने लिखना शुरू किया, और ये सारी बातें तभी उन्होंने एक, जो हम कहें कि रेलिवेंट है, आज भी कई तरह से रेलिवेंट हैं, तो सारी बातें उस टाइम पे उन्होंने ये सब लिख दी। तो जो सेकेंड स्टेज है बता रहे हैं उस चाइल्ड के बारे में जिसकी स्कूल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, जो कंप्लेन करता है, जो शिकायत करता रहता है। वाइनिंग स्कूल बॉय विद अ सैशल, सैशल का मतलब जो बैग होता है, स्कूल बैग, बच्चा स्कूल बैग लेकर के जाता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ, भाई स्कूल जाने के लिए घर वालों ने तैयार कर दिया, भैया क्रीम व्रीम लगा करके, फेयर एंड लवली वगैरह, बिल्कुल चेहरा चमक रहा है। तो एक चमकदार चेहरा लिए, मतलब कुल मिला के बात ये है कि स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार, बैग बिल्कुल तैयार, घर वाले बिल्कुल तैयार कर देते हैं, रेडी कर देते हैं, मन बूस्ट करने की कोशिश करते हुए, उसको बहलाने की कोशिश करते हुए,
लेकिन ये जो है बिल्कुल तैयार नहीं है, और ये क्या करता है, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, मतलब एक स्नेल की तरह, एक घोंगे की तरह, क्रीप यानी कि धीरे धीरे धीरे, जैसे क्रीप करना होता है रेंगना, क्रॉल करना, तो जैसे घोंगा जो है वो रेंगता है, तो बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी स्कूल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और धीरे धीरे मतलब इसे खींच कर ले जाना पड़ता है, जैसे जनरली होता है बच्चों के साथ में, बच्चा आना नहीं चाहता और पेरेंट्स उसको खींच करके ले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, और जहां स्कूल जाने के बाद में उनका लाउड स्पीकर और तेज हो जाता है, मतलब जोर जोर से रोने लग जाते हैं, तो ऐसी एक स्टेज है जहां स्कूल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो ये है इंसान की सेकंड स्टेज, जहां वो स्कूल बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, शिकायत करता है, तरह तरह के बहाने ढूंढता है। तो ऐसी एक अवस्था होती है सेकंड स्टेज। और फिर अवस्था आती है लवर की, देन द लवर, साइंग लाइक फर्नेस। अब यहाँ पर इससे पहले हम बात कर रहे थे स्नेल की, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, तो ये एग्जाम्पल है सिमिली का, और इसी तरह से यहाँ पर साइंग लाइक फर्नेस, तो ये भी एग्जाम्पल है सिमिली का। जब हम लाइक या एज का यूज करते हुए कंपेयर करते हैं तो हम उसे कहते हैं सिमिली। तो मैं आपको लिख देता हूं कि कौन सा सिमिली, जब हम लाइक या एज का यूज करते हुए कंपेयर करते हैं तो सिमिली होती है, और मेटाफर जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो हम उसे मेटाफर कहते हैं, जिसमें लाइक या एज का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर सिमिली का यूज हो रहा है, और स्टार्टिंग पार्ट जो मैंने कहा था ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, उसमें मेटाफर का यूज किया गया था, डायरेक्ट कंपैरिजन जो था बिना लाइक या एज का यूज करते हुए। तो अब यहाँ पर देन द लवर sighing like a furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। तो ये जो लवर की अवस्था होती है वो कैसा, बिल्कुल एक भट्टी की तरह, फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, तो एक भट्टी की तरह सुलगता हुआ, मतलब जो जस्ट पैशन फॉर लव, दैट हार्ट बर्निंग इन लव, तो एक भट्टी की तरह सुलगता हुआ, सीदिंग और आहें भरता हुआ, इसलिए लिखा है साइंग यानी कि हीविंग ना, तो ऐसा सुलगता हुआ, आहें भरता हुआ, याद में तड़पता हुआ, उस तरह की जो अवस्था होती है, यानी कि अब बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है और जवान हो चुका है, तो उस अवस्था की बात यहाँ पर हो रही है। एंड विद अ वॉफुल बैलेड, अब वॉफुल का मतलब होता है सोरोफुल, दुख भरा, और बैलेड का मतलब होता है एक नरेटिव पोएम, एक स्टोरी पोएम। तो विद अ वॉफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, यानी अपनी बिलवेड के लिए, अपनी बिलवेड के लिए एक दुख भरा गीत गाता हुआ ना। तो यहाँ जो लिखा है आईब्रो ना, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, तो ऐसा नहीं कि भाई आईब्रो के लिए वो गीत लिख रहा हो या गा रहा हो। यहाँ पर जो पोएट का इससे मतलब है कि वो उसके लिए गीत गाते हुए, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए गीत गाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के उन ख्यालों में डूबा हुआ दुख भरे गीत गाते हुए। तो ये जो अवस्था होती है ये होती है लवर की, यानी कि जब बच्चा जो है वो यूथ, जवानी, यंग एज में आ जाता है, जवानी की अवस्था में आ जाता है, प्यार में पड़ जाता है, तो वो जो स्टेज है उस स्टेज को यहाँ पर पोएट ने तो जनरलाइज करते हुए लिखा है कि एक शिशु वाली, इन्फेंट वाली अवस्था होती है, फिर स्कूल जाते हैं बच्चे, उसके बाद फिर जवान होते हैं, तो जवानी में ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोग जो हैं दे जस्ट फॉल इन लव, और इस तरह की बातें मतलब पोएट ने यहाँ पर बताने की, एक जनरलाइज्ड वे में बताने की कोशिश की है कि आहें भरता हुआ, तड़पता हुआ, सुलगता हुआ, और
गीत गाता हुआ, ऑल दैट। और फिर जो नेक्स्ट अवस्था आती है, देन द सोल्जर, फिर अवस्था आती है सोल्जर की। देन द सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, bearded like the part, jealous in honor, and sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। तो ये जो सोल्जर की अवस्था है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, मतलब तरह तरह की अजीब व गरीब विचित्र तरह की कस्में लिए हुए। जैसे अगर मैं कहूँ तो सेना सीमा पर जवान और कस्में खाता हुआ कि मैं अकेला 500 को मार दूंगा, मैं अकेला कब्जा कर लूँगा। दिस मतलब अपनी वफादारी की, अपनी ईमानदारी की कस्में खाते हुए, देशभक्ति की कस्में खाते हुए, तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ कि मैं अकेला राजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, देश के लिए अपनी। तो इस तरह की मतलब ये जो अवस्था होती है जहाँ खून जो है उबाल पर है, अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी, अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए, मतलब जोश जो है वो चरम पर है। जो बात जैसे हम उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, हाउ इज द जोश, तो वो जो जोश है हाई, बिल्कुल ऐसा एक अवस्था इसमें होती है, जोश उबाल पर होता है, चरम पर होता है। एंड इसके बाद फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और कैसा, बियर्डेड लाइक द पार्ड। यहाँ फिर से सिमिली का यूज हो रहा है, बियर्डेड लाइक द पार्ड, मतलब एक लेपर्ड की तरह दाढ़ी बनाए हुए। अब लेपर्ड की तरह दाढ़ी का क्या मतलब है भाई? तो इसका मतलब है आक्रामकता से, यानी ये जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, एग्रेशन, बिल्कुल आक्रामकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा खून बिल्कुल उबाल पर होता है, तो एक आक्रामकता होती है, एक अपीयरेंस में, एक प्रेजेंस में, चेहरे पर वो आक्रामकता दिखती है, शो होती है। एंड जेलस इन ऑनर, मतलब सम्मान के मामले में बिल्कुल कैसा, जेलस, ईर्ष्यालु। एंड सडन एंड क्विक इन क्वारल, तो सम्मान के मामले में बिल्कुल ईर्ष्यालु, बिल्कुल जेलस, बिल्कुल एनवियस की भाई उसे कैसे ये सम्मान मिला, उसे कैसे ऑनर मिला, उसे कैसे ये मेडल मिला, ये तो मुझे मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा एक मेडल लेकर के रहूंगा कि उसे मिला तो मैं भी अपनी बहादुरी दिखा करके मेडल लूंगा। तो एक जेलसी होती है जब दूसरों को इस तरह से देखते हैं, तो खुद के अंदर वो जेलसी कि मैं भी ऐसा कुछ करके दिखा सकता हूँ और दिखाऊंगा, तो वो जेलसी, वो ईर्ष्या। सडन एंड क्विक इन क्वारल, यानी कि लड़ने झगड़ने के मामले में बिल्कुल तत्पर और तैयार। तो जवानी का जो जोश होता है कि भाई किसी ने अगर मारा तो एक मारा तो चार मारेंगे हम उसको, उसने अगर मतलब उसने अगर इस तरह से किया तो उसे मैं जमीन पर लेटा दूंगा, धूल चटा दूंगा, इस तरह की जो बातें होती हैं। तो ऐसा एक अग्रेशन लिए होते हैं, ऐसा एक जोश लिए होते हैं, इसलिए सडन एंड क्विक इन क्वारल, यानी कि लड़ने झगड़ने के मामले में बिल्कुल तैयार। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, कहने का मतलब बबल रेपुटेशन, तो इस तरह के लड़ाई झगड़े से मिलने वाली जो रेपुटेशन होती है वो कैसी होती, बबल, मतलब क्षणभंगुर होती है, एक बुलबुले की तरह होती है, लेकिन उसके लिए भी कैनन्स माउथ, कैनन मतलब तोप, तो तोप के मुंह में जाने को भी बिल्कुल तैयार और तत्पर होते हैं उस बबल रेपुटेशन के लिए। तो इतना मतलब वो जो जोश होता है, वो सोचते नहीं है कि उस टेम्पररी, उस जो एफिमेरल, वो जो अल्पकालिक क्षणभंगुर जो रेपुटेशन है जो लड़ने से मिलती है, कि आज आपने किसी को मारा, धूल चटा दी, कल आकर के उसने मार दिया, उसने आपको धूल चटा दी, जो आपकी रेपुटेशन थी एक दिन की जो थी, तो वो ऐसी रेपुटेशन के लिए भी वो तोप के मुंह में जाने को तैयार, यानी मरने मारने को वो उतारू हो जाते हैं, उसके लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा एक जोश और आक्रामकता होती है इस स्टेज में। फिर अवस्था आती है जस्टिस की, एंड देन द जस्टिस विद फेयर राउंड बेली। तो ये जो जस्टिस यानी कि जिसमें एक बिल्कुल एक न्यायाधीश की तरह इंसान बिहेव करता है, कहने का मतलब जहां अब
अब उम्र थोड़ी और बढ़ चुकी है, यानी कि इंसान जो है वो 35-40 की एज तक आ चुका है, 30s में आ चुका है, दुनिया का थोड़ा अनुभव हो चुका है, तो अब वो एक समझदार व्यक्ति की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर then the justice with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and thus he plays his part। यानी अब इस अवस्था में इंसान जो है वो जस्टिस की तरह एक समझदार व्यक्ति बन चुका है, चीज़ों को जज करने लगा है, समझने लगा है, और अपने आप को एक समझदार व्यक्ति की तरह वो प्रेजेंट करता है। यानी कि आइज सीवियर, आँखों में गंभीरता लिए, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यानी कि एक फॉर्मल अपीयरेंस लिए, इस समाज में, सोसाइटी में, लोगों के सामने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो एक आइज बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, तो एक औपचारिक प्रेजेंस कैसे दिखानी है, तो ये सारी समझदारी अब उसमें आ जाती है। और फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, कहने का मतलब, और उसके पास अब इन चीज़ों का भंडार होता है, यानी कि पुरानी कहावतें और इंस्टेंसेस, यानी कि एग्जाम्पल्स, क्योंकि अब जीवन का जो अनुभव हो चुका है तो उन अनुभवों ने उन्हें इन सारी चीज़ों से भर दिया है। तो सॉज का मतलब सेइंग्स, कहावतें, और मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी कि एग्जाम्पल्स, तो अब इनका एक अच्छा खासा स्टोर उनके पास है। जीवन के अनुभव ने ये सारी चीज़ें उन्हें सिखा दी है, इन चीज़ों का भंडार अब उनके पास हो गया है। तो किसी भी बात पर वो एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, किसी भी बात पर वो अपने उस एक्सपीरियंस से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, कोई कहावत वो तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो अवस्था है, अब इसमें इंसान थोड़ा समझदार हो जाता है और एक समझदार व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करने लगता है। तो ये अवस्था होती है जस्टिस वाली अवस्था। और फिर इसके बाद अवस्था आती है सिक्स्थ स्टेज, जिसके लिए कहा है द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स टू लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। तो छठी अवस्था जो है वो है लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। तो अब ये जो अवस्था है, इसमें इंसान जो है अब थोड़ा सा बुढ़ापे में आ गया है, यानी कि एज 50-60s हम कहें। तो अब इस अवस्था में इंसान जो है वो केवल कैसा, लीन, यानी कि बिल्कुल पतला दुबला, लैंकी, लीन, थिन, तो पतला दुबला हो गया है। एंड स्लिपर्ड पैंटलून, तो स्लिपर्ड पैंटलून मतलब अब बिल्कुल कैसा, पैंटलून, पतलून की तरह, स्लिपर्स पहने हुए, पतलून पहने, मतलब अब अपीयरेंस मैटर नहीं करता। अब बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापे में हमारा जो अपीयरेंस है, पहनावा है, वो मैटर नहीं करता, प्रेजेंस मैटर नहीं करती। जैसा हम कई लोगों को देखते हैं कि बूढ़े लोग, अब जवानी में तो क्या है भाई, हेयर स्टाइल इम्पॉर्टेंट है, ड्रेस इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, वो इम्पॉर्टेंट है, हम सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अब ओल्ड एज में क्या है, ओल्ड एज में अपीयरेंस मैटर नहीं करता भाई, कुर्ता पजामा पहन के निकल लिए, झोला लटका के निकल लिए, स्लीपर्स पहन के निकल लिए, तो वो सारी चीज़ें हम मैटर नहीं करती। तो एक बुढ़ापे वाली अवस्था आ चुकी है, और तो उस बात को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, यानी बिल्कुल पतला दुबला, स्लीपर पहने हुए, पतलून पहने हुए, बिल्कुल उसकी तरह। एंड स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, यानी नाक पर चश्मा चढ़ा है। अब बात शेक्सपियर के टाइम की हो रही है, जब चश्मा बुढ़ापे में ही चढ़ता था, आज की बात नहीं हो रही है जहाँ बचपन से चश्मा चढ़ जाता है। तो चश्मा चढ़ा है। एंड पाउच ऑन साइड, एक झोला लटकाए। तो बुढ़ापे में अब बाकी सारी चीज़ें का फर्क नहीं पड़ता, इंसान ऐसे ही झोला लटकाए। और साथ में क्या, हिज यूथफुल होज well saved, a world too wide for his shrunk shank, मतलब जो उसकी युवावस्था का मोजा, his youthful hose, तो अब
उसकी युवावस्था का मोजा जो कि बड़ा संभाल कर रखा हुआ था। हम इसको अब सिंबॉलिक तरह से हम इसको ले सकते हैं कि मोजा नहीं, बाकी कुछ भी चीज हो, इवन ड्रेस और एनीथिंग एल्स, जो अब बुढ़ापे में वो कैसी होगी, वर्ल्ड टू वाइड, क्योंकि इंसान तो सिकुड़ गया है, यानी कि दुबला पतला हो गया है। जैसा कि हम ओल्ड एज में लोगों को देखते हैं, बिल्कुल श्रंक, बिल्कुल दुबले पतले सिकुड़ जाते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, जो बड़ा संभाल करके रखा था, बिल्कुल सहेज करके रखा था, अब वो कैसा हो गया, वर्ल्ड टू वाइड फॉर श्रंक शैंक। शैंक मतलब काफ के नीचे का जो पोर्शन होता है बिटवीन काफ एंड एंकल, उसको हम बोलते हैं शैंक। पिंडली और टखने के बीच का जो पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं शैंक। तो उसका जो वो जो मोजा है वो उसके शैंक जो श्रंक हो चुका है, यानी सिकुड़ चुका है, उसके लिए एक वर्ल्ड टू वाइड की तरह हो चुका है। कहने का मतलब अब वो जो पुरानी चीजें हैं वो अब काम की नहीं रही, अब मतलब ऐसा हो गया जैसे एक में दो चले जाएं, इस तरह से हो चुका है। यानी इंसान जो है बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है, बिल्कुल सिकुड़ चुका है। और his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound, यानी वो मर्दाना आवाज, वो दमदार आवाज, वो आवाज जिसे सुनकर बच्चे कांप जाए। कहने का मतलब उस आवाज की, उस पावर की बात हो रही है। तो वो जो जवानी में जो दम था आवाज में, जो पावर थी, जो मर्दाना आवाज थी, मैनली वॉइस, अब वो कैसी हो चुकी है, चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स एंड विसल्स, यानी बच्चों की आवाज की तरह हो गई है। यानी बच्चे जो स्क्वीक करते हुए तीखी आवाज में, पतली आवाज में बोलते हैं, ट्रिमुलस कंपन करती आवाज में बोलते हैं, तो तुतलाते हुए बोलते हैं, तो वो मर्दाना आवाज अब ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल बच्चों की तरह स्क्वीकी आवाज में और विस्लिंग आवाज में अब बदल चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। भाई रीज़न क्या है, बुढ़ापा आ गया, भाई दांत चले गए। अब दांत चले गए तो फिर हवा पास होती है, और हवा पास होती है तो सीटी बजती है। तो यहाँ पर विस्लिंग जो लिखा है, तो एक्चुअल में कुल मिलाकर के जो थोड़ा सा लाइटर वे में मैंने इसे कहा, तो बात ये है कि वो मर्दाना आवाज़ अब कैसी हो चुकी है, बच्चों की तरह एक तीखी पतली और विस्लिंग साउंड में वो बदल जाती है। और अब इसके बाद जो लास्ट सीन ऑफ ऑल, तो लास्ट स्टेज और द लास्ट सीन ऑफ ऑल विच एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, तो जो अंतिम सीन है, द लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो अंतिम अवस्था है, जो अंतिम स्टेज है, जो इस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री यानी कि इस अजीब विचित्र घटनाक्रम को समाप्त करती है, इस घटनाक्रम पर फुल स्टॉप लगाती है, वो है सेकेंड चाइल्डिशनेस। यानी घूम फिर करके फिर कहाँ आ गए, फिर से वही चाइल्डिशनेस वाली स्टेज पर। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, यानी कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम बुढ़ापा हम कहें कि जहाँ इंसान फिर से बच्चों की तरह हो जाता है, या फिर एक बच्चे की तरह उसकी केयर करनी होती है, या फिर एक बच्चे की तरह उसकी परवाह करनी होती है। तो वो जो स्टेज है, वो स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंड चाइल्डिशनेस, यानी कि इंसान फिर से घूम फिर करके एक बचपन, यानी ये उसका दूसरा बचपन होता है, दूसरी बाल्यावस्था होती है, उस स्टेज में आ जाता है। मियर ऑब्लिवियन, जब उसे कुछ ध्यान नहीं रहता, बिल्कुल भुलक्कड़पन वाली अवस्था में हर चीज़ भूल जाता है। हम देखते हैं कई मूवीज़ और सीरियल्स में, भाई चश्मा सर पर चढ़ा रखा है और चश्मा हर जगह ढूंढ रहे हैं, तो छाता हाथ में पकड़ रखा और छाता ढूंढ रहे हैं। तो मियर ऑब्लिवियन, जहाँ कुछ याद नहीं रहता, बिल्कुल एक बेखबरी होती है, एक फॉरगेटफुलनेस वाली अवस्था होती है, तो उस अवस्था को बोलते हैं सेकेंड चाइल्डिशनेस। ये सेवंथ स्टेज जो है वो अवस्था है जहाँ सेंस टीथ, दांत नहीं रहते, सेंस आईज, लेकिन इसका मतलब नहीं आंखें नहीं रहती, दृष्टि कमजोर हो जाती है। सेंस टेस्ट, जहाँ टेस्ट का पता नहीं चलता, स्वाद का पता नहीं चलता और कोई मतलब नहीं होता। और सेंस एवरीथिंग, जहाँ किसी चीज का कोई
पता नहीं चलता। सेंस का मतलब होता है विदाउट, तो विदाउट एवरीथिंग। तो ये सेंस को रिपीट करने का मतलब यही है, एक तो म्यूजिकल क्वालिटी और दूसरा इस बात को एम्फेसाइज करना कि जो सेंस कहने का मतलब ये है कि पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस तब उस स्टेज में जा करके नहीं रहती, यानी कि हर किसी प्रेजुडिसेस, किसी भी तरह के पूर्वाग्रहों से, इच्छाओं से सब बिल्कुल फ्री होता है इंसान। बिल्कुल जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके मन में कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता, कोई ऐसे पहले से कोई फिक्स नोशन या विचार नहीं होते। वो हर तरह के पूर्वाग्रह से बिल्कुल मुक्त होता है, बिल्कुल इनोसेंट होता है, निश्चल होता है। तो जो सेकेंड चाइल्डिशनेस है वो बिल्कुल उसी तरह से होती है जहाँ इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रहते, इन सब से बिल्कुल वो फ्री होता है। तो इस तरह से एक इंसान 7 स्टेजेस से होकर के गुजरता है, और यही बात शेक्सपियर ने यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसी तरह से और भी कई चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।